Hello everyone. In last lecture we had covered all the संज्ञा स्थापन द्रव्यास. So today I will start निद्रा जनन. निद्रा जनन द्रव्य में सिर्फ एक ड्रग आता है, दैट इज सर्पगंधा. तो सर्पगंधा का बोटेनिकल नेम क्या होता है? राउवोल्फिया सर्पेंटिना. एंड उसका फैमिली होता है एपोसाइनेसी फैमिली. तो अब हम इसको याद कैसे करेंगे? एक्चुअली डीजी में ना बोटेनिकल नेम एंड फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है. तो जिसको नहीं याद होता है वो इन छोटे छोटे ट्रिक से याद कर सकता है. और इसको कैसे याद करेंगे कि सर्पगंधा का जो फैमिली है एपोसाइनेसी एंड बोटेनिकल नेम इज राउवोल्फिया सर्पेंटिना. तो ये बहुत इजी है. देखिए हम सपोज करेंगे कि एक सर्प है. सर्पगंधा से ही समझ में आ रहा है कि सर्प होगा, और सर्पेंटिना में भी आ रहा है. तो एक सर्प है और एक रॉ एप्पल है. तो वो किसी के घर में मान लीजिए निकल आया, तो वो कहाँ बैठा हुआ है? वो रॉ एप्पल पे बैठा हुआ है. तो रॉ से हम क्या ले लेंगे? राउवोल्फिया. सर्प है तो सर्पेंटिना, और एप्पल पे बैठा हुआ है तो एप्पल से हो जाएगा एपोसाइनेसी फैमिली. तो ये बोटेनिकल नेम एंड फैमिली कवर हो जाएगी कि राउवोल्फिया सर्पेंटिना एंड फैमिली इज एपोसाइनेसी. अब इसका पर्याय बहुत इंपॉर्टेंट है. तो पर्याय है धवल विटप एंड द सेकेंड वन इज चंद्रमार. ऐसे गुड़मार आता है तो ये वहाँ पढ़ेंगे जहाँ पर आएगा. अभी चंद्रमार पढ़ते हैं, ठीक है. तो धवल विटप किसका पर्याय है? सर्पगंधा का है. और इसको याद कैसे रखेंगे? अब वो जो सर्प निकला है ना, एज्यूम करिए कि वो धवल है, मतलब बहुत सफ़ेद है और बिल्कुल सफ़ेद है. तो धवल से हम याद कर लेंगे कि धवल विटप, ठीक है. तो वो सफ़ेद है तो सफ़ेद से धवल याद आ जाएगा हमें कि बिल्कुल साफ़ है. धवल मीन सफ़ेद होता है, तो धवल विटप, ठीक है. फिर चंद्रमार. अब जो सांप है वो चंद्र को काट लेता है तो उसकी वजह से वो चंद्र मर जाता है. तो चंद्रमार. तो धवल विटप एंड चंद्रमार, ये क्लियर हो गया. तो दो चीज़ें हमारी क्लियर हो गई. एक तो बोटेनिकल नेम एंड फैमिली एंड दूसरा पर्याय. अब नेक्स्ट है इसका स्वरूप. स्वरूप क्या होता है? स्वरूप इसका छुप होता है. और इसका जो काल होता है, स्वरूप में ही जो पैरा है उसी में है कि ग्रीष्म काल में इसके पुष्प लगते हैं. ग्रीष्म काल आने वाला है बसंत के बाद. तो ग्रीष्म काल में इसके पुष्प लगते हैं और वर्षा काल में इसमें फल आ जाते हैं. तो ये इंपॉर्टेंट है, ये हमें याद रखना है कि सर्पगंधा का जो है फूल कब लगता है और फल कब होता है. तो फूल इसका ग्रीष्म ऋतु में हो रहा है और फल कब आएगा? वर्षा ऋतु में आएगा, ठीक है. तो फिर अब इसमें मूल भी इंपॉर्टेंट है कि इसका मूल कैसा होता है. मूल इसका दृढ़ होता है, 40 सेंटीमीटर लंबा होता है और 2 सेंटीमीटर व्यास के होते हैं, ठीक है. मैंने पहले भी बताया था कि मैं जो है द्रव्य गुण विज्ञान आचार्य प्रियव्रत शर्मा के बुक से पढ़ा रही हूँ. तो अगर आपके पास ना हो तो आप मेरे साथ अपनी नोट्स भी बना सकते हैं, और अदरवाइज़ अगर आपके पास है तो आप अपनी बुक में सिर्फ टिक कर सकते हैं. फिर नेक्स्ट है इसका मूल. हमने कवर कर लिया कि ये दृढ़ होता है, 40 सेंटीमीटर लंबा होता है और 2 सेंटीमीटर व्यास में होता है. और मूल जो होता है इसका गंधहीन होता है, उसमें कोई गंध नहीं आती है, और ये बहुत तिक्त होता है, अति तिक्त, ठीक है. अब देखिए इसको ग्रीष्म में गंध. ग्रीष्म में गंध एक ट्रिक है कि ग्रीष्म ऋतु में गंध. हम इसको ऐसे याद रखेंगे कि जो ग्रीष्म काल है, हमने पढ़ा अभी ग्रीष्म में पुष्प आ जाता है, तो इसको याद रख लीजिए ग्रीष्म में गंध. तो सर्पगंधा से में याद आ जाएगा और ग्रीष्म से ग्रीष्म याद आ जाएगा. तो पहले पुष्प ही आएगा, तो ग्रीष्म में गंध. तो हमें एक बेसिक आइडिया रहेगा कि ग्रीष्म ऋतु में जो है फूल आ रहा था और ग्रीष्म के बाद वर्षा, तो वर्षा में फल आ जाएगा, ठीक है. फिर उसके बाद इसका रासायनिक संगठन बहुत इंपॉर्टेंट है. रासायनिक संगठन में बोला है कि लगभग इसमें 80 एल्कलॉइड्स होते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है. और दूसरा इसमें रिजर्पिन पाया जाता है. तो ये बहुत पूछा जाता है कि रिजर्पिन किसका रासायनिक संगठन है. तो ये हमें याद रहना चाहिए कि सर्पगंधा का है. और रिजर्पिन हमें याद भी आ जाएगा क्योंकि सर्पेंटिना थोड़ा मिल रहा है रिजर्पिन से. फिर उसके बाद इसका प्रभाव तो हमने देख लिया कि निद्रा जनन है, तो ये कवर हो गया. फिर उसके बाद इसका प्रयोग देखेंगे नाड़ी संस्थान में. नाड़ी संस्थान में एक लाइन दी हुई है, इसमें लास्ट में लिख रहे हैं कि लोक में इसी कारण यह पागलपन की जड़ी के नाम से प्रसिद्ध है. तो क्वेश्चन पूछा जाता है पागलपन की जड़ी किसे कहते हैं? तो सर्पगंधा को कहते हैं, राउवोल्फिया सर्पेंटिना. और इसी को पगली बूटी भी कहते हैं, पगली बूटी, ठीक है. फिर नेक्स्ट है रक्त वह संस्थान. यहाँ पर हाईलाइट करेंगे कि रक्त भार आधिक्य में इसका भूरिशा प्रयोग आजकल हो रहा है. जी, आजकल हाई ब्लड प्रेशर में हम लोग सर्पगंधा वट्टी देते हैं और वो बहुत अच्छा वर्क भी कर रही है. तो ये सही बात है और इसको हाईलाइट करके रखेंगे. और देखिए अब इसमें आगे क्या लिख रहे हैं कि विश्व भर में इस रोग की यह सर्वोत्तम औषधि मानी जाती है. सही बात है, सर्वोत्तम औषधि ये मानी जा रही है, तो इसको हाईलाइट करके रखेंगे. और दो चीज़ है, अभी हम लोग रुद्राक्ष भी पढ़ेंगे. तो अगर पूछे कि रक्त भार की मुख्य औषधि क्या है, तब तो हमें सर्पगंधा लगाना है. लेकिन अगर विशिष्ट औषधि पूछे कि रक्त भार आधिक्य की विशिष्ट औषधि क्या है, तो उसमें हमें रुद्राक्ष लगाना है, ठीक है. रुद्राक्ष हमारा आंसर जाएगा विशिष्ट औषधि के लिए, और मुख्य औषधि के लिए सर्पगंधा जाएगा. फिर इसका प्रयोज्यांग इंपॉर्टेंट है. सर्पगंधा का मूल यूज़ करते हैं.
इसके बाद एक लाइन मिल रही है जब इसका प्रयोज्यांग के जस्ट बाद कि बोल रहे हैं इसके कार्यकारी तत्व मूल त्वचा में होते हैं। मूल त्वचा में लगभग 90% पाए जाते हैं। सॉरी। तो बोल रहे हैं जो इसका मूल त्वचा होता है ना, उसमें लगभग कार्यकारी तत्व 90% पाए जाते हैं, इसलिए मूल यूज़ करते हैं। अतः इसके मूल का संग्रह, तो अब बोल रहे हैं कि सिर्फ जो मूल है उसका संग्रह त्वचा सहित करना है, त्वचा निकाल के नहीं करनी है, उसके छाल निकाल के नहीं करना है, उसके साथ ही उसका संग्रह करना है और शरद ऋतु में करना है। शरद ऋतु में तथा 3-4 साल के पौधों से करना चाहिए। जब वो 3-4 साल का हो तभी से उसके मूल का संग्रह में करना चाहिए। ऐसे ही पौधे का संग्रह करना चाहिए जिसका एज जो है 3-4 साल हो और शरद ऋतु में संग्रह करना है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। पूछते हैं सर्पगंधा का संग्रह कब करना है? शरद ऋतु में। सर्पगंधा से ग्रीष्म में गंध, तो ग्रीष्म में पुष्प खिल रहा था और वर्षा ऋतु में फल लग रहा था, ठीक है। और उसका संग्रहण क्या करना है? संग्रहण तो इसमें मूल त्वचा कर, मतलब मूल की त्वचा या फिर मूल विद त्वचा करना है। तो त्वचा विद मूल हम किस ऋतु में संग्रहण करें? सर्पगंधा का शरद ऋतु में कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और फिर उसके बाद 90% एल्कलॉइड्स इसके मूल त्वचा में ही पाए जा रहे हैं। कार्यकारी तत्व मतलब, और 3-4 साल के पौधे का ही जो है हमें ये मूल जो है संग्रहण करना है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि 3-4 साल का जो पौधा है उसी का मूल त्वचा हमें ग्रहण करना है। फिर उसके बाद मात्रा इसकी इंपॉर्टेंट है। मात्रा में बोल रहे हैं रक्त भार अगर कम करने के लिए हम किसी पेशेंट को दे रहे हैं तो 1 से 2 ग्राम ही देना है, ठीक है। और निद्रा जनन के लिए कर रहे हैं तो थोड़ा बढ़ा सकते हैं, 3 से 4 ग्राम कर सकते हैं, 3 से 6 ग्राम सॉरी। तो निद्रा के लिए हम 3 से 6 ग्राम दे रहे हैं। नॉर्मली अगर रक्त भार आधिक्य के लिए दे रहे हैं तो 1 से 2 ग्राम दे रहे हैं। फिर उसके बाद उन्माद में बता रहे हैं कि 3 से 6 ग्राम। तो निद्रा जनन और उन्माद दोनों कैटेगरी में हमें 3 से 6 ग्राम ही देना है, दोनों कंडीशन में। फिर उसके बाद विशिष्ट योग बता रहे हैं। तो विशिष्ट योग में हमें जहाँ सब में सर्पगंधा आ ही रहा है तो वो पता चली जाएगा, वो उसमें इतनी दिक्कत नहीं होगी। सर्पगंधादि चूर्ण, सर्पगंधादि योगवटी, है ना, सत्व तथा सुरसार का भी प्रयोग होता है, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी सब कवर हो जाएगा। तो निद्रा जनन में सिर्फ एक ही द्रव्य आचार्य प्रियव्रत शर्मा ने बताया है, दैट इज़ सर्पगंधा। आई होप कि ये आपको मदद करेगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ शेयर करिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। और नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे पढ़ेंगे। ओके, बाय।